नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का। यह मराठा आरक्षण का मुद्दा जो है समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सरकार ने 10% आरक्षण बिल पास कर दिया है। इसके बाद भी मनोज जरागे पाटिल लगातार आंदोलन उपोषण पर लगे हुए हैं और अब तो वो देवेंद्र फडणवीस को ही सीधा टारगेट कर रहे हैं कि वो उनको मारना चाहते हैं और उनके लेके जो है काफी बवाल पैदा किए हुए हैं। क्या है इन सबके पीछे का राज, इसी पर हम चर्चा कर लेंगे। हमारे सहयोगी सुभाष कालीस जो राजनीतिक विश्लेषक भी है, इनसे पूछेंगे कि मनोज जरागे पाटिल के पीछे कौन है और ये जो मुद्दा जो है इतना आगे क्यों खींच रहा है। सर, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। क्या कहेंगे सर, मराठा आरक्षण का मुद्दा क्यों इतना लगातार बना हुआ है? क्यों सरकार ने इस पर 10% मंजूरी देने के बाद भी जो है लगातार ये माहौल जो है गर्म हुआ है? देखो क्या है, थोड़ा सा हम जरा पीछे जाके अगर देखेंगे जी तो मराठा आरक्षण आंदोलन जरांगे ने शुरू नहीं किया है। वो आंदोलन उसके पहले भी चालू ही था। हजारों लाखों लोगों का मोर्चा, शांतिपूर्ण मोर्चा हर जगह, हर मुंबई में भी और कई शहरों में निकलता था। वहां पे कोई एक पर्टिकुलर लीडर नहीं था, पूरा समाज रास्ते पे आके अपने आरक्षण की मांग लोगों के सामने और सरकार के सामने रखता था और उनका शांतिपूर्ण आंदोलन चालू था। ये क्या हो गया, जैसे कहते हैं हम लोग कि भाई कारवां जा रहा है और कोई तो भी आगे जाके खड़ा हो जाता है आगे और बोलता और घोषणा देना चालू करता है। लोग समझते हैं वही अपना नेता है और फिर वो नेतागिरी चालू कर। जरांगे ने यही किया जी। क्या हुआ, आंदोलन तो चालू ही था, काफी अच्छी तरीके से मराठा समाज उस आंदोलन में सहभाग भी ले रहा था। ये जाके आगे खड़ा हो गया और अपने आप को उन्होंने नेता घोषित कर दिया और लोग भी उसके पीछे पीछे चलते गए। और सबसे अहम बात यह है इसमें कि उसको जो पब्लिसिटी मीडिया ने जानबूझकर दी, जिसकी वजह से हर सुबह दोपहर शाम कभी भी देखो तो जरांगे पाटिल जगह मीडिया ने उसको मतलब बहुत प्रोजेक्ट किया और उसने मराठा का आंदोलन का नेता करके एक प्रोजेक्शन उसको मिल गया। वो मिलने के बाद जो दिमाग में बोलते ना हवा जाती है, वैसे उसके दिमाग में हवा गई। फडणवीस साहब ने जब वो सीएम थे तभी भी मराठा आरक्षण दिया हुआ था, लेकिन हाई कोर्ट में वो मंजूर भी हुआ था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स उसको प्रॉब्लम हो गया। एकनाथ शिंदे जी अभी सीएम है, उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी हालत में मराठा को आरक्षण दूंगा और उन्होंने अपने शब्द के अनुसार उन्होंने 10% आरक्षण का अभी बिल भी पास हो गया है। दोनों सभागृहों में बिल पास हुआ है। अभी राज्यपाल के यहाँ उसकी सिग्नेचर होने के बाद वो कानून बनेगा। वो चैलेंज होगा वगैरह वगैरह, वो बात अलग है। फिर ये आंदोलन जो है जी, अगर ये मराठा आरक्षण का आंदोलन था तो ये अगर आरक्षण मिल गया है तो क्या आंदोलन क्यों है? आज लोगों के मन में यही प्रश्न है कि भाई अगर मराठा लोगों को 10% आरक्षण दिया है और मराठा उसमें खुश है तो फिर ये जरांगे आंदोलन किस लिए कर रहा है? बिल्कुल यही सवाल क्यों कर रहा है? बार उठता है और किसके खिलाफ कर रहा है? पहले तो वो आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहा था जी, आंदोलन तो मिल गया, लेकिन पिछले 1, 2, 4 दिनों से आप देखेंगे कि उसकी भाषा बदल गई। अभी वो बोल रहा है, एक फडणवीस जी को टारगेट, देवेंद्र जी को टारगेट करके उसकी भाषा बदल गई। मैं अभी जाऊं, अभी सीएम तो एकनाथ शिंदे है, देवेंद्र जी तो डेप्यूटी सीएम है जी। फिर अगर उसे कोई प्रॉब्लम है, उसे कोई तकलीफ है तो आदमी सीएम के पास जाएगा ना, या मंत्रालय पे मोर्चा लेके जाएगा। देवेंद्र ये घर पे क्यों? तो इसका एक ही मतलब होता है कि ये वैयक्तिक हेवे दावेगिरी जरांगे ने अभी शुरू की है और इसके पीछे ये राजनीति है। ये जरांगे ऐसे वैसे लीडर बनाने या अपने कर्तृत्व के ऊपर, उसको मैंने कहा वैसे जब कारवां जा रहा था उसको आगे खड़ा कर दिया, उसको लीडर बना दिया, मीडिया ने भी उसको साथ दिया। अभी उसी को आगे करके देवेंद्र के खिलाफ मोर्चा और ये करने की कोशिश हो रही है, जो कुछ होगा नहीं। कुछ दिनों में लोगों को सब समझ में आ जाएगा और धीरे धीरे हम देख रहे हैं अभी आज जरांगे के साथ जो आगे पीछे काम करते थे वो आज एक एक उसके खिलाफ बोलना चालू किया है। आप क्लिप्स मिल रही है, लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं। वो कैसे
बिहेव करता है, उसके पीछे क्या है, उसको ताकत कहाँ से मिलती है, पैसा कहाँ से आता है, ये सब धीरे 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 बाहर निकल रहा है। अभी उनके साथ काम करने वाले ही बोल रहे हैं जी कि इसके पीछे शरद पवार जी का हाथ है, शरद पवार जी उसको फाइनेंस कर रहे हैं, उसको ताकत दे रहे हैं और मराठा के नाम पे उसको बड़ा कर रहा है। ये सब धीरे धीरे ये सब आ जाएगा और लोग आज धीरे धीरे उसके पास से बाजू हट रहे। अभी मुंबई आने के निकले थे जरा, जी। क्या हो गया, फिर जाके अंतरवेली में बैठ गए। तो इसका मतलब यही है कि अभी मराठा आरक्षण आंदोलन खत्म हुआ है। अभी मराठा आरक्षण आंदोलन है ही नहीं, ये अभी व्यक्तिगत जरांगे का आंदोलन चल रहा है और वो जरांगे देवेंद्र जी को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है और वो भी किसी के कहने से कोशिश कर रहा है। ये तो सीधी बात है। सर, आपने जैसे शरद पवार जी का नाम लिया कि बहुत से लोग शरद पवार जी का नाम ले रहे हैं कि एक महिला भी थी वहाँ की जो जरांगे के अगल बगल एकदम खास थी। जी, वो भी आके बोले कि शरद पवार जी का ही फोन आता है, वो पूरा स्क्रिप्ट लिखते हैं कि कैसे क्या करना है, क्या बोलना है, क्या। तो सर, ये पवार साहब का और फडणवीस साहब का क्या जो एक दूसरे को आगे पीछे बढ़ने की होड़ में तो ऐसा नहीं हो रहा है कि बीच में पता चला था कि फडणवीस जी जो है पवार साहब से आगे जा रहे हैं, आगे महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय कोई चाणक्य है तो इस समय फडणवीस जी हैं, पवार साहब पीछे हो गए। कहीं ये सब अदले बदले की कार्रवाई तो नहीं है आपको नहीं लगता? थोड़ा सा हम थोड़ा पीछे जाके देखेंगे ना जी, तो शरद पवार जी का राजनीति जी पिछले जब से वो राजनीति में है, उन्होंने हमेशा शाहू फुले अम्बेडकर की राजनीति की है। ये जो समाज है, ये समाज को साथ में लेके ब्राह्मण समाज के खिलाफ आवाज उठाना और उनको टारगेट करके अपना नेतृत्व बढ़ाना, ये उनकी राजनीति है। जी, वो हर एक अपनी अपनी राजनीति इस्तेमाल करता है। तो उनकी राजनीति ये है कि भाई अगर ये जो समाज है, फुले अम्बेडकर शाहू, इनको अगर साथ में अपने को लेना है तो गाली किसको देना पड़ेगा? ब्राह्मण लोगों को गाली देना पड़ेगा। और वैसे फिर बुम करने का कि इन्होंने ऐसे अत्याचार किया 200 साल पहले, 500 साल पहले वगैरह वगैरह, उसका और उस राजनीति के तहत वो अपनी कार्रवाई पिछले कई सालों से करते हैं। मनोहर जोशी जब सीएम बने थे, बाला साहब ठाकरे जी ने जब यूपी की सरकार आई तो मनोहर जोशी को, सब लोगों को आश्चर्य लगा कि भाई एक ब्राह्मण कैसे सीएम बन गया। लेकिन बाला साहब ठाकरे जात पात मानने वाले नहीं थे। उन्होंने मनोहर जोशी कैपेबल है ये देखकर उन्होंने उनको सीएम बना। लेकिन ये शरद पवार जी को अच्छा नहीं लगा। उस वक्त भी एका भटाला बसवला, आता पेशवाई आली, वो ऐसे कमेंट्स वो करते थे। और जब देवेंद्र फडणवीस भी सीएम बन गए, फिर से वही कमेंट्स उन्होंने किए। तो उनका ये व्यक्तिगत रोष है ब्राह्मणों के खिलाफ और वो हमेशा रहेगा, उसमें कोई बदलाव आने की गुंजाइश ही नहीं है। और ये उनका व्यक्तिगत रोष चालू रहेगा। वो फडणवीस अभी तो महाराष्ट्र के नेता बन गए। आज महाराष्ट्र में जो सबसे पावरफुल और सबसे होशियार नेता अगर किसी का नाम लेने को जाओ तो पहला नाम फडणवीस जी का आता है, देवेंद्र जी का आता है। तो नेचुरली उनको जो नहीं तो पहले 10 साल पहले लोग बोलते थे सबसे चाणक्य नेता कौन है, सबसे एकदम पावरफुल नेता कौन है, जो मुसद्दी है, जो राजनीति जानता है, जानता राजा वगैरह, ऐसे ऐसे विशेषण उनको मिलते थे। आज उनको नहीं पूछ रहा है कोई, आज उनके लोग भी उनको छोड़ के भाग गए। नेचुरली ये फ्रस्ट्रेशन, जैसे उद्धव जी का फ्रस्ट्रेशन है वैसे पवार साहब का फ्रस्ट्रेशन है और ये फ्रस्ट्रेशन के हिसाब से ये चलते रहेगा। फिलहाल शरद पवार जरांगे के थ्रू अपने तीर चला रहे देवेंद्र जी पे, कुछ होगा। मराठा समाज क्यों नहीं समझ रही है? मराठा समाज को भी समझने की जरूरत है। खरी अकेले जरांगे को अगर रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं तो सब पूरा मराठा समाज कंट्रोल नहीं जा रहा है ना। अभी देखो ना, उन्होंने आह्वान किया था जरांगे ने, रास्ता पूरे महाराष्ट्र में रास्ता रोको करो, क्या हुआ? किधर हुआ जी? कोई नहीं किया। एक 2-3 जगह उन्होंने कोशिश की लेकिन वहां भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। वो पूरे उनके कहने से रास्ता रोको भी नहीं कर सके। इसका मतलब आप समझ जाओ कि जरांगे का डाउनफॉल कब का शुरू हुआ है, जब से एकनाथ जी ने 10% आरक्षण का बिल पास किया। अभी वो कुछ भी करेगा तो उल्टा वो अपने लिए, कहते हैं ना कि अपने लिए कब्र खोदना, वो जरांगे कर रहा है और वो अपने ही कब्र में जाने वाला है।
धन्यवाद सर। तो हमारी चर्चा थी मनोज जरांगी पाटिल और मराठा आरक्षण का लगातार जो मुद्दा बना हुआ है, आखिर कब तक चलेगा। तो मनोज जरांगी जी, आप ये आपका चेहरा लेके जो है मराठा आरक्षण शुरुआत हुई है, तो ऐसा ना हो कि आपकी वजह से मराठा समाज का जो आरक्षण का मुद्दा है आपकी वजह से अंत न हो, ये आपको देखने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। आपकी प्रतिक्रिया क्या है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कीजिए चैनल, अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।